मैं कमिंग सर। मैं सी। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। तब रोशन जी हिंदी में बोलेंगे अंग्रेजी में? हिंदी में सर। बताइए अपने बारे में। सर मेरा नाम रोशन कुमार है और मैं ग्राम मनारा नालंदा जिला का रहने वाला हूँ और मैंने बीटेक किया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से। उसके बाद 2.5 साल मैंने सॉफ्टवेयर फर्म्स में काम करा और 2021 से मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा हूँ और कुछ दिन पहले मेरा सिलेक्शन यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के पोस्ट पे हुआ है और बीपीएससी में ये मेरा पहला प्रयास है। वाह, बहुत अच्छा। अपने सब्जेक्ट सोशियोलॉजी चुना है? जी सर। कांट सर के बारे में कुछ बताइए। इमैनुअल कांट। सॉरी सर, मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा। अच्छा, सोशियोलॉजी आपने पढ़ा है जी तो उससे आपको क्या लगता है कि इस सब्जेक्ट से क्या फ़ायदा होगा समाज को? सर सोशियोलॉजी हमें सोसाइटी के बारे में डीपर इंसाइट्स देता है, तो इससे हम सोसाइटी के बारे में समझ सकते हैं जो एक आम आदमी नॉर्मली समझ नहीं सकता, जो मतलब उसे शायद बेफजूल लग रहा हो पर सोसाइटी के लिए वो इम्पोर्टेंट है। तो हमें सोसाइटी की समस्याओं को सॉल्व करने के लिए ये हेल्प कर सकता है। अभी देख रहे हो कि आत्महत्या के केसेस बढ़ रहे हैं, ठीक है ना? तो एक सोशल साइंटिस्ट है, उन्होंने इन पर सबसे पहले काफ़ी रिसर्च किया और बताया गया। तो आत्महत्या का कारण क्या है? देखते हैं कि ज़्यादातर पढ़े लिखे वर्ग में या उच्च वर्गों में आत्महत्या ज़्यादा है, जबकि बनिस्बत आप देखते होंगे कि जो निम्न वर्ग है और उससे भी आदिवासी क्षेत्रों में आत्महत्या की घटनाएं ना बराबर होती हैं। क्या कारण आप इसका देखते हैं? सर सुसाइड को लेकर इमाइल डरकheim ने स्टडी करी थी, तो उन्होंने इसके सोशियोलॉजिकल कारण दिए थे। उन्होंने बोला कि एक तो ये होता है कि व्यक्ति जब सोसाइटी से जुड़ा होता है तो अधिक जुड़ाव की वजह से जो सुसाइड होगा उसको अल्ट्रिस्टिक बोला था, और सोसाइटी अगर से जुड़ नहीं पा रहा है, व्यक्ति अलूफ फील कर रहा है, तो उसको इगोइस्टिक बोला था। इसके अलावा एक और उन्होंने डिवीजन दिया था कि सोसाइटी में अगर एबनॉर्मल सिचुएशन है तो एनोमिक बोला था उन्होंने उसको, और सोसाइटी में अगर कंट्रोल ज़्यादा है उस पर तो उसको उन्होंने फैटलिस्टिक बोला था। और रही बात सर अभी के सुसाइड्स की सर, तो मेरे हिसाब से ये अभी की जो दिनचर्या होती है, वो पढ़े लिखे लोग जो भी ऑफिसेज में काम करते हैं तो वो काम होता है, और शायद ये डिप्रेशन और आपसी जो उनके करीबी हैं उनसे बातचीत में अभाव, सोसाइटी से कट जाना और लगातार काम का दबाव की वजह से शायद ये हो रहा हो। तो इसके लिए क्या है, इसको उच्च वर्ग को मतलब कि आपको लगता है कि प्रतिस्पर्धा एक बहुत बड़ा कारण है? जी सर, अगर प्रतिस्पर्धा इस हद तक है कि व्यक्ति को अपने जो रिलेशंस हैं उनसे भी कटना पड़ रहा है तो ये निगेटिव प्रभाव डालती है और उसके कारण आत्महत्याएं हो रही है। जी सर। और अभी वर्तमान में बिहार सरकार का 7 निश्चय योजना चल रहा है, पार्ट 1 पार्ट 2, आप डिफरेंस बता सकते हैं? सर 7 निश्चय 2 जो है वो 1 को आगे बढ़ाता है। 1 क्या है? सर 1 के 7 हिस्से जो थे उसमें स्ट्रॉन्ग वीमेन, एबल वीमेन, उसके बाद यूथ पावर, उसके बाद इरिगेशन टू ऑल, उसके लिए नली गली योजना, ये सभी चीज़ें थी। दूसरे में इन सबको आगे बढ़ाते हुए, जैसे पहले में क्या था सर कि आरक्षण की बात करी गई थी वीमेन के लिए, दूसरे में स्ट्रॉन्ग वीमेन उनको उद्योग के लिए प्रोत्साहित करना, उनको पढ़ाई में आगे प्रोत्साहित करना, और यंग जो लोग हैं उनको भी उद्यमी योजना चला के उनको वो उद्योग में लेके आना। इसके अलावा शहर का विकास करना है। पहले में आधारभूत सुविधाएं थी, दूसरे में उसको आगे बढ़ा के उद्योग है और शिक्षा को आगे बढ़ाया जा रहा है। मणिपुर की समस्या भी चल रही है, उसके बारे में बताइए। सर मणिपुर में 2 वर्गों में कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, मैतेई और कुकी जो कम्युनिटी है। सबसे पहले इरप्ट क्यों हुआ? सर हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया कि जो मैतेई कम्युनिटी की मांग है एसटी में शामिल करने के लिए, उसके बाद जो दूसरी कम्युनिटी के लोग हैं, कुकी कम्युनिटी के लोग, उन्होंने रैली करी और उसी समय वायलेंस इरप्ट हुआ। कहा यह भी जा रहा है कि शायद म्यांमार की तरफ से जो इंट्रूडर्स हैं उनका भी हाथ हो सकता है इस वायलेंस में।
और कोई कारण आपको दिखाई देता है? सर एक तो कम्युनिकेशन गैप हो सकता है कि जैसे ये डिमांड बहुत दिनों से चल रही थी, तो इसका पॉलिटिकल सॉल्यूशन निकालने की कोशिश नहीं करी गई, और उसके बाद जब ये वायलेंस इरप्ट हो गया तो उसके बाद भी संवाद का अभाव रहा। तो ये भी एक कारण है कि वायलेंस अब तक रुक नहीं पाया है, रुक कर वो वायलेंस होता जा रहा है। अभी वैश्विक स्तर पर एक समस्या चल रही है, हमास का प्रॉब्लम चल रहा है मिडिल ईस्ट में, उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? इजराइल हमास युद्ध जो चल रहा है। जी सर, हमास ने अभी कुछ 3-4 दिन पहले इजराइल पर हमला कर दिया है। हमास जो कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो गाजा स्ट्रिप पे जिसकी रूलिंग है, उसने इजराइल पे हमला कर दिया। उनके बीच बहुत पुराना कॉन्फ्लिक्ट है। इस जो 2 नेशन थ्योरी को दोनों ही देश नहीं मानते हैं, उसके बाद से कॉन्फ्लिक्ट हुआ। उसके बाद इजराइल ने रिटेलिएशन में इजराइल ने भी आर्म्ड एग्रेशन दिखाई है और खूब सारा डिजास्टर हुआ है सर। रजनी सर, आपको नहीं लगता ये जो मणिपुर जो समस्या उत्पन्न हुई है उसमें प्रशासन फेल्योर है बहुत बड़ा जिम्मेदार? जी सर, प्रशासन की भी फेलियर मैं मानूंगा, क्योंकि अगर एक बात यह है कि बाहरी इंट्रूडर्स का भी हाथ है। ऊपर से जो ओपीएम कल्टीवेशन हो रहा था, तो कुकी कम्युनिटी जिस इलाके में रहते हैं तो उधर ओपीएम की कल्टीवेशन। तो क्यों नहीं भारत सरकार को राष्ट्रपति शासन तब तो लागू कर देना चाहिए? जब प्रशासनिक पूरी तरह से जो प्रशासन का जो तंत्र है वो जब डिस्ट्रॉय हो गया है, अब पिछले कई महीनों से जो है प्रशासनिक रूप से जो है स्थिति काफ़ी ख़राब है वहाँ की, तो राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लागू कर दिया गया या किया जा रहा है? सर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों साथ में मिलकर काम कर रही है, पर चूंकि समस्या इतनी बड़ी है और ट्रस्ट की बात है, दोनों कम्युनिटी एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं कर रही है। जो गवर्नमेंट है उस पर भी वहाँ की जनता ट्रस्ट नहीं कर रही। जो वहाँ की जो पुलिस है उसमें भी दोनों कम्युनिटी के लोग हैं, वो लोग भी एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं कर रहे। तो इस समस्या में सर सिर्फ राष्ट्रपति शासन लगाने से ये हल नहीं होगा, उन्हें उनके बीच संवाद। राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है और अगर केंद्रीय सैन्य बल या केंद्र के जो का पावर अगर वहाँ अगर इंट्रोड्यूस कराया जाता है, तब तो ये समस्या का समाधान निकल सकता है। क्योंकि हो सके लोकल पुलिस वहाँ कुछ कम्युनिटी को हेल्प कर रही हो या फिर एक दूसरे के बीच में कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ावा देने का कोशिश कर रही हो, लेकिन अगर राष्ट्रपति शासन अगर लागू कर दिया जाए तो उस आधार पे तो वहाँ का जो समस्या, मतलब कि गवर्नमेंट चाह रही है कि समस्या का समाधान हो या गवर्नमेंट समस्या को बनाए रखना चाहती है? नहीं सर, गवर्नमेंट तो चाह रही है समस्या का समाधान हो, पर अगर राष्ट्रपति शासन लगा के सिर्फ बाहरी बल को, सेंट्रल पैरामिलिट्री या आर्मी को भेजकर हल करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है केंद्र के खिलाफ उधर से आवाज उठनी शुरू हो जाए। जैसे तो नहीं है कि पहली बार राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लगेगा, कई बार प्रशासनिक शिथिलता के आधार पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा चुका है, तो वहाँ भी किया जा सकता है, लगाया जा सकता है सर। पर मेरे हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट के साथ बेटर कोऑर्डिनेट करके बिना राष्ट्रपति शासन लगाए भी पैरामिलिट्री फोर्स और आर्मी को भेजा जा सकता है, जो कि भेजा गया है। और ये बेटर कोऑर्डिनेशन करके, क्योंकि ग्राउंड रियलिटीज के बारे में ज्यादा जानकारी। अच्छा, बेटर कोऑर्डिनेशन पिछले 6-7 महीनों से ये क्यों नहीं हो पा रहा है? जब राज्य सरकार कह रही है कि राज्य सरकार केंद्र को हेल्प कर रही है, साथ है, लेकिन ये बेटर कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं बन पा रहा है? सर हो सकता है कुछ इंटेलिजेंस फेलियर हो सकता है कि जैसे वहाँ के जो लोग हैं उन पे आर्मी के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि उन्होंने आर्मी के वाहन भी रोके, असम राइफल्स की जो सप्लाई जाती है उनको भी रोका है उन्होंने। तो सरकार कुछ और कदम, जैसे कुछ इंटेलेक्चुअल लोगों को भेज करके या फिर दोनों समुदायों का मीटिंग वगैरह करा करके या उन लोगों के बीच में जो मतभेद है उसको सुलझाने का प्रयास तो कर सकती है ना? जी सर। हाँ, अगर मान लिया अब सेना पर भी विश्वास नहीं है, पुलिस पर भी विश्वास नहीं है, मतलब सरकार छोड़ दे अपने कि चलो मरो कटो, इस तरह का तो नहीं चाहिए। नहीं सर, सरकार ने वहाँ पीस कमेटी बनाई थी जहाँ पे दोनों कम्युनिटी के विधायक दल के लोगों को बुलाया गया था, और सरकार को सर करना भी यही चाहिए कि वहाँ के जो लोकल लोग हैं, जो लोकल इंटेलेक्चुअल लोग हैं, उनकी मदद से उनको एज ए लीडर। अच्छा, ये चीज़ बताइए हमें, अगर आप
वहाँ के ऑफिसर होते। आप ऐसा कौन कौन सा कार्य करते ताकि वो हिंसात्मक गतिविधि रुक जाती? सर पहले तो मैं जन संवाद की कोशिश करता कि लोगों से जुड़ाव करा जाए, उनकी जो समस्याएं हैं उनको समझा जाए, और कोई भी किसी भी सूरत में किसी भी आर्म्ड वायलेंस की अनुमति ना हो। और इसके अलावा सर मैं जहाँ पे जो भी वायलेंस प्रोन एरियाज हैं वहाँ पे ज़्यादा बलों की नियुक्ति करता ताकि वायलेंस ना हो। और अगर पॉसिबल होता मेरे हाथ में तो सोशल मीडिया पे जो र्यूमर्स फैलते हैं उन पे भी मैं रोक लगाने की कोशिश करता। तो यही सब कदम उठाता। अब आप बोल रहे हैं कि वहाँ के प्रशासन से संबंधित जो बात थी कि कई सारे थाने लूट लिए गए, 5 लगभग, और कई सारे जो अत्याधुनिक हथियार थे वो डिफरेंट कम्युनिटी के लोगों के पास पहुँच गए, और वो भी प्रशासन के थ्रू। इस तरह का न्यूज आया जी सर। लगभग 5 से 6 लाख क्या बोलते हैं गोली भी लूटा गया। लेकिन अभी तक जो है उन सभी चीज़ों को न तो उन लोगों के द्वारा कैप्चर किया जा सका, और न ही उन लोगों को इस मतलब कि शांति बहाल करने के लिए मतलब शांति बहाली हो पाई। तो इसमें जो प्रशासनिक जो है रूप से पूरी तरह से आप उसको शिथिल मानते हैं, या मतलब प्रशासनिक फेल्योर मान रहे हैं उसको, या फिर राज्य सरकार भी है जो इसमें सहयोग प्रदान कर रही है? सर प्रशासनिक फेलियर तो है ये, क्योंकि दंगेबाज आकर पुलिस स्टेशनों से वो बंदूकें लूट गए, और इसका बहुत गलत इस्तेमाल भी हो सकता है, वो भी वायलेंस बढ़ेगा। सर अमित शाह जब गए थे वहाँ पे तो उन्होंने अपील करी थी कम्युनिटी से कि जितने भी हथियार लूटे गए हैं वो आप स्वतः लौटा दें, पर एक लिमिटेड अमाउंट में ही वो लौट पाया। तो अभी सर केंद्र सरकार सिर्फ अपील करने की जरूरत थी या फिर उन पर कुछ एक्शन भी लिया जाना जरूरी था? शुरू में तो सर अपील करने की जरूरत थी, उसके बाद एक्शन की भी जरूरत थी कि बलपूर्वक भी अगर इंटेलिजेंस जानकारी है कि यहाँ पर हथियार है तो उन्हें हमें सर्च ऑपरेशन चला के हथियार हमें वापस लेने होंगे, क्योंकि वायलेंस कंट्रोल करने के लिए आम आदमी के पास हथियार ना होना बहुत जरूरी है। अच्छा, अभी एक चीज़ और है, बताइए, अभी कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, कौन कौन से राज्य है? सर अभी 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा हुई है। एक तो छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और मिजोरम। ओके। अभी एक बहुत चर्चा में खासकर यहाँ चलता है, पटना हाई कोर्ट का स्टेटमेंट भी आया था इस पर। यहाँ अतिक्रमण की समस्या काफ़ी ज़्यादा देखी जा रही है। अतिक्रमण हटाया भी जाता है, फिर कुछ दिनों बाद जो है फिर से लोग आ जाते हैं। तो इस अतिक्रमण की समस्या में प्रशासन कहाँ तक जिम्मेवार है, ये बताइए। सर चूंकि आबादी बढ़ रही है और हमारे यहाँ एक अच्छी खासी आबादी गरीब लोगों की है जिनके पास आवास नहीं है, तो मूल कारण तो वो है। और प्रशासन जिम्मेवार इस समय माना जाएगा, क्योंकि अतिक्रमण करने वाले लोग अगर लंबे समय तक वहाँ रहते हैं तो फिर या तो लीगल या इलीगल तरीके से वो जमीन को अपने नाम पर भी लिखवा लेते हैं, ये मामले आते हैं। तो प्रशासन को मैं यहाँ जिम्मेवार मानता हूँ कि एक तो इलीगली लोगों ने ऑक्युपाई कर रखा है, ऊपर से सरकार का ही आदमी उनके नाम पर उनकी ज़मीन को लिख देता है, जिसके बाद जब म्यूनिसिपालिटी के लोग जब उसको हटाने जाते हैं तो वो कागज भी है उनके पास। तो एक तरीके से शायद वो आम आदमी है, उसने किसी को पैसे भी पे करे होंगे उस अतिक्रमित जगह पर रहने के लिए। तो नहीं, रोड के किनारे बहुत सारे जो लोग रहते हैं या फिर ठेले खुमचे ये सब वाले जो हैं, क्या होता है कि जो आते हैं प्रशासन के आदमी, उनसे साप्ताहिक वसूली या डेली वसूली वाला काम करते हैं। आपका म्यूनिसिपालिटी आती है, हटा देती है, कुछ दिनों तक वो शांत रहते हैं, फिर आकर के वहाँ लग जाते हैं। तो मतलब यहाँ पर जो घूस कमाने का जो रिवाज चल चुका है, उस पर अगर आपको कुछ एक्शन लेने की के लिए कहा जाए तो आप क्या करेंगे? जी सर, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर वो अतिक्रमण करने वाले लोग पैसे देते हैं तो वो अधिकार मानेंगे कि मैंने पैसे दिए हैं तो मुझे रहने का अधिकार है। तो
किसी भी सूरत में ये नहीं होना चाहिए। इसकी वजह से ये होना चाहिए कि हम अगर किसी जगह पर दूसरे जगह पर आवास बना पाएँ और उनको विस्थापित कर पाएँ, मतलब रिलोकेट कर पाएँ, तो ये होना चाहिए। और जो लोग जिम्मेवार पाए जाते हैं उनके ऊपर सख्त मतलब आप इन जो पुलिस वर्ग के जो लोग हैं उनमें नैतिकता डेवलप करने के लिए कुछ प्रयास करना चाहेंगे या फिर किस तरह? सर नैतिकता डेवलप करने के लिए सर संवाद हम स्थापित कर सकते हैं आम लोगों से, क्योंकि जब आम लोगों के से हम मिलेंगे जुलेंगे, दूसरे की समस्याएं देखेंगे कि एक छोटे से घर के लिए भी कितनी ज़्यादा समस्याएं होती है। आम आदमी जो किसी तरीके से रिक्शा चलाकर 100 रुपये का गुजारा करता है, उसे रहने के लिए वो सब तो सब लोग जान रहे हैं। इसमें आपको नहीं लगता कि मेन मुद्दा जो है धन कमाना है, कि पैसा ही सब कुछ है, इसी आधार पे जितने भी हैं वो सब लोगों का बांध दिया गया है। तो उन सभी चीज़ों को एरेडिकेशन के लिए क्या किया जा सकता है? सर एक तो ये देखना होगा कि अगर भ्रष्टाचार चल रहा है तो अगर जो लोग पैसे ले रहे हैं उनके अगर वेतनमान ठीक है तो ये भ्रष्टाचार है, क्योंकि उनके पास ठीक ठाक सरकार अगर पैसे दे रही है। जिनको कम वेतनमान है वो कर रहे हैं तो अच्छी नहीं सर, वो नहीं है, तो ये भ्रष्टाचार ही है, इलीगल तरीके से पैसे लेना। तो ये मोरालिटी का अभाव है, क्योंकि जिनकी सेवा करने के लिए आए हैं हम उन्हीं से पैसे ले रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ कि क्या क्या कार्य किया जा सकता है उनके मोरालिटी को डेवलप करने के लिए, या फिर उन पर किस तरह का एक्शन लिया जा सकता है? आप अधिकारी बन रहे हैं, आपके मातहत भी कई सारे लोग काम करेंगे। अगर उन लोग अगर नैतिक रूप से अपने आप को जिम्मेवार नहीं बना पाते हैं तो फिर आप ठीक से आपको भी आपके काम में भी बाधा उत्पन्न होगी। तो आप उनमें नैतिकता के विकास के लिए अपने मातहत जो भी कर्मचारी होंगे, जो भी लोग होंगे, उनमें नैतिकता के विकास के लिए आप कुछ कौन से कदम उठाने का प्रयास करेंगे? सर मैं एक तो संवाद करूंगा, उसके अलावा सर मैं अगर किसी को पाता हूं कि कोई भ्रष्टाचार में लिप्त है तो उसके ऊपर विभागीय कार्रवाई होगी, जो भी पॉसिबल चीज़ें हैं। इसके अलावा सर मैं उनको कम्युनिटी सर्विस भी प्रोवाइड करने के लिए बोलूँगा कि आप जाएं, उनसे मिलें, उनको कम्युनिटी सर्विस दें, उनकी हेल्प करें, रिलोकेशन में मदद करें। तो एक ये बोलूँगा। और इसके अलावा सर अपने हद से जो भी पॉसिबल होगा, अगर कोई मद राशि आती है जो कि किसी फंड में पड़ा है और इनको जो बाहर लोग रहते हैं तो उनके लिए मैं आवास बनवाने या। अच्छा, आपका ग्रेजुएशन क्या है? ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस जो है वो आपके कार्य में किस प्रकार जो है सहायता प्रदान करेगा? सर आज के समय में जो भी गवर्नमेंट है इसने डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है गवर्नमेंट में। इसके अलावा हर जगह पे डिजिटल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, जैसे एजुकेशन हुआ, मेडिसिन है, इसके अलावा प्रशासन है, तो आईटी का यूज हो रहा है। और ये इसी मुझे बेहतर समझ देता है उन तकनीकों की, तो ये सब मेरी मदद करेगा उनमें। अच्छा चलिए, ठीक है सर। अच्छा बताइए कि आपका चयन यूपीएससी में हुआ है असिस्टेंट कमांडेंट। जी सर। तो फिर आप बीपीएससी में क्यों आना चाहते हैं? आप सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी होंगे। सर जब मैंने पढ़ाई शुरू करी थी सर, तो मेरा मेन मोटिव सर बिहार पुलिस सर्विस ज्वाइन करना था, और इसी दौरान ये एग्ज़ाम लंबा खिंच रहा था तो मैंने वो पेपर भी दिया था। और नो डाउट वो जॉब अच्छी है, असिस्टेंट कमांडेंट की सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। पर सर मैं बिहार पुलिस सर्विस में इसलिए आना चाहता हूँ क्योंकि इसमें सर एक तो लॉ एंड ऑर्डर देखने को मिलता है, डे टू डे पीपल से। लॉ एंड ऑर्डर बिहार पुलिस का वर्क है या बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का वर्क है? सर जिम्मेवार तो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, पर ग्राउंड लेवल पे जो इम्प्लीमेंटेशन है सर वो तो पुलिस ही करती है। ठीक है सर। तो इसमें क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन करने के मौके मिलते हैं, इसके अलावा इकोनॉमिक ऑफेंसेज, साइबर क्राइम हैंडल करने को मिल सकता है। हमारे पास ऑप्शन होता है, हम ATS, STF, CID में जा सकते हैं। और प्रमोशनल एस्पेक्ट भी अच्छे हैं, प्रमोशन से हम IPS कैडर में जा सकते हैं। तो इसमें डाइवर्सिटी सर मुझे ज़्यादा लगती है असिस्टेंट कमांडेंट की तुलना में, तो इसलिए मैं आना चाहता हूँ सर। ठीक है, आपने बीटेक किया है और आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट सोशियोलॉजी है, ऐसा क्यों? आपने अपने उसी जो आपका ग्रेजुएशन का जो सब्जेक्ट है, ठीक है, उसी सब्जेक्ट को क्यों नहीं रखा आपने?
सर जब मैं कॉलेज के लास्ट ईयर में था तो एक इलेक्टिव सब्जेक्ट का चयन करना था, तो उस वक्त मैंने सोशोलॉजी का चयन किया था और सोशोलॉजी मुझे उस वक्त थोड़ी इंटरेस्टिंग लगी थी। तो जब बीपीएससी में ऑप्शनल सब्जेक्ट का सिलेक्शन करना था तो एज सच ईसी है नहीं ऑप्शनल में, तो मैंने सोशोलॉजी को परस्यू किया सर। चलिए, मार्क्स को पढ़े हैं? जी सर। मार्क्स का सोसाइटी के बारे में क्या विचार है? सर 3-4 चीज़ें दी सर मार्क्स ने। एक तो सोसाइटी के बारे में उन्होंने हमेशा बोला कि सोसाइटी में हमेशा क्लास स्ट्रगल चलता रहेगा, ठीक है। और सोसाइटी में कैसे बदलाव आता है वो मटेरियल चीज़ों पे निर्भर करता है। पहले बदलाव मटेरियल डोमेन में आता है, उसके बाद बदलाव आइडियाज़ में आते हैं। और सोसाइटी ने फिर एक मोड्स ऑफ प्रोडक्शन का भी कॉन्सेप्ट दिया था, जिसमें उन्होंने बोला कि इकोनॉमी सोसाइटी में प्राइमरी है और बाकी सब जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो सेकेंडरी हैं, उसको सपोर्ट करने के लिए हैं। ठीक है। अच्छा, विवाह क्या है? विवाह को अगर डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करेंगे? सर विवाह दो लोगों का यूनियन है। इंडिया में विवाह इससे कहीं बढ़कर है। जैसे विवाह में दो परिवारों के लोग एक साथ सम्मिलित होते हैं और वो अपने पुराने टाइज को रिन्यू करते हैं और नए टाइज भी बनाते हैं, और दो लोग जीवन भर साथ रहने का वो लेते हैं। क्या समाज में विवाह आवश्यक है? सर आवश्यक तो नहीं है, पर ऑर्डरली रूप से चलने के लिए विवाह का बहुत महत्व है सर। जैसे विवाह से फैमिली चलती है और फैमिली के कई फंक्शंस हैं, जैसे रिप्रोडक्शन, ऑर्डरली वे में सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन, इसके अलावा प्राइमरी सोशलाइजेशन के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और अच्छा, विवाह सामान्य तौर पे विवाह कितने प्रकार के हैं? सर हिंदू धर्म में विवाह सर 6 प्रकार के हैं। कौन कौन से? सर ब्रह्म, प्रजापत्य, असुर, पिशाच। अच्छा, ब्रह्म विवाह क्या है? सर जब कन्या का मतलब पिता अपने मन से किसी व्यक्ति का चुनाव करता है और गहनों के साथ उसके साथ विवाह उसका संपन्न कराता है, इसे ब्रह्म विवाह कहते हैं। ठीक है। अच्छा, एक हमारे यहाँ समाज में सामान्य तौर पे वर्तमान जो स्थिति है, इसमें 2 तरह का विवाह प्रचलित है, एक अरेंज मैरिज, एक लव मैरिज। जी सर। तो आप किसको प्रेफरेंस देंगे? कौन ज़्यादा बेहतर? आपका व्यक्तिगत राय क्या है? सर अरेंज मैरिज सदियों से चली आ रही है। मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं सीधा ये जानना चाह रहा हूँ कि आपका प्रेफरेंस क्या होगा। अगर आपका पेरेंट्स, आपके माता पिता, ठीक है, आपको चॉइस देते हैं कि आपका विवाह हम लोग करें, अरेंज मैरिज ही है ना, कि मदर फादर जिस लड़की को पसंद करते हैं आप सामान्य तौर पे उस लड़की से शादी करते हैं। अरेंज मैरिज की वहाँ पे आपकी लव मैरिज की आपकी अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा होती है, ठीक है। तो अगर आपके सामने दोनों ऑप्शन रखा जाता है तो आप किसको चूज करेंगे? सर मैं लव कम अरेंज मैरिज को प्रेफर करूंगा सर। लव कम अरेंज मैरिज क्या ही होता है? सर जैसे अगर मुझे पसंद है कोई, उसके बाद मैं पेरेंट्स की अनुमति और सहमति लेना जरूरी समझूंगा, ठीक है। तो मैं ये करना चाहूँगा सर। और मान लीजिए अगर जो आपकी महिला मित्र हैं अगर स्वजातीय ना हो, हमारे यहाँ जाति का कंसेप्ट है और बिहार जैसे राज्य में तो और ज़्यादा, तो अगर मान लीजिए कि आपकी महिला मित्र स्वजातीय नहीं है और आपका परिवार तैयार नहीं है, फिर उस स्थिति में आप क्या करेंगे? सर मैं घर वालों को समझाने की कोशिश करूंगा। एकदम तैयार नहीं है सर इस केस में आपका जो महिला मित्र है वो आप उससे शादी करना चाहते हैं, जी ठीक है, और आपकी फैमिली, ठीक है, आपके मदर फादर इसके पक्ष में बिल्कुल नहीं है, तो उस स्थिति में आप क्या निर्णय लेंगे? सर मैं भरसक कोशिश करूंगा कि वो मान जाएं। अगर नहीं मानते हैं और सिर्फ इस वजह से वो मना कर रहे हैं कि कास्ट ऊपर या नीचे है कुछ, तो सर मैं उनके खिलाफ जाके शादी करूँगा। चलिए ठीक है, जा सकते हैं। थैंक यू सर। मैं कमिंग सर।
अच्छा, जो आप अभी चेहरा है, क्यों इतना ज्यादा गुस्से में थे? हम लोग कोई दुश्मन थोड़े हैं आपके। चेहरे का जो भाव है उसको सही रखिए, ठीक है? और आवाज को थोड़ा सा हल्का स्लो करिए। आवाज वो ज़्यादा लाउड आवाज है, वो जो एक क्या बोलते हैं उसको, जो बैलेंस थोड़ा सा आवाज की इंटेंसिटी को थोड़ा सा बैलेंस। एक्सप्रेशन है ना बहुत हार्ड है, लग रहा है जैसे आप ज़्यादा लड़ हार्ड रहे है। हैं। ठीक है, तो वो चीज़ पोलाइट। हाँ, polite। मतलब आपका पूरा बॉडी लैंग्वेज, आपके चेहरे का एक्सप्रेशन, ठीक है, और आपकी आवाज़, ये तीनों जो है एकदम विपरीत है। ये चीज़ नहीं होना चाहिए। हम्बल होना चाहिए, आपकी पर्सनालिटी हम्बल दिखे। ये नहीं दिख रहा है, उसमें जो है कठोरपन है, ज़्यादा कठोर है, ठीक है, हार्डनेस ज़्यादा है उसमें। तो उसको जो है थोड़ा सा स्लो डाउन करिए, पहला पोलाइट करिए। दूसरा कि अगर आंसर नहीं पता है, उलझिए नहीं, ठीक है, सीधे वहाँ से स्किप करिए, सीधे सॉरी बोलिए, बाहर निकलिए, उलझना नहीं है। और आंसर को बहुत खींचने की जरूरत नहीं है, टू द पॉइंट बात करिए। नहीं पता है या लगता है कि हम उलझेंगे, ठीक है, तो एकदम सॉरी बोलिए, सॉरी बोल के निकलिए। एकदम हर क्वेश्चन का आंसर देना आवश्यक नहीं है। सर जैसे थॉट वाले सवाल पूछे जाते हैं उसमें, थॉट वाले तो क्वेश्चन पूछिए, में पहला ही क्वेश्चन मैंने पूछा। आपका व्यक्तिगत मामला होगा, व्यक्तिगत आंसर होगा, ठीक है। जहाँ जो भी थॉट वाले क्वेश्चन होंगे या सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन होंगे, तो उसको हमेशा बैलेंस किया जाता है। जैसे आपने बोला ना कि जैसे हमने लास्ट जो क्वेश्चन किया कि हम सीधे मदर फादर को किनारे कर देंगे, ये नहीं होता है। तो इसका मदर फादर आपको, आपके पेरेंट हैं, इतने दिन तक आपको पाले पोसे हैं, अब चीज़ों को बैलेंस करेंगे ना, आंसर को, आंसर को बैलेंस करिए। अब बोलेंगे कि सर मैं कोशिश करूंगा कि पूरा प्रयास करूंगा कि मेरे मदर फादर तैयार हों, और उस लड़की को भी अपने स्तर पे हम, ठीक है, समझाने का प्रयास करेंगे कि इस तरह की स्थितियां बन रही हैं, तो आपसे हम मित्रवत संबंध रख सकते हैं। अगर हमारा परिवार तैयार नहीं हो रहा है, तो परिवार को छोड़ के कल जब आप अपने परिवार के प्रति ही जिम्मेदार नहीं रहेंगे, नैतिक नहीं रह पाएंगे, तो कल प्रशासन में जाएंगे तो फिर क्या करेंगे आप? बात समझ में आ रही है? मदर फादर आपके पहले पेरेंट्स हैं, उनके प्रति आपकी जिम्मेदारी है, आप छोड़ के भाग नहीं सकते हैं, ये नहीं किया जा सकता है। बात समझ रहे हैं? ये नैतिक स्तर है। तो बैलेंस करना है आंसर को, ऐसा नहीं कि एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड की मदर फादर तैयार नहीं हो तो छोड़ दें, व्यवहार में जो करिए वो अलग बात है, सिद्धांत यही है। यहाँ पर आप डिप्लोमेटिक आंसर दे करके निकाल सकते हैं कि सर मम्मी पापा या जो भी हमारे पेरेंट्स हैं, बचपन से वो मुझे इतना प्यार करते हैं कि हमारे डिसीजन के अगेंस्ट में वो जाना पसंद नहीं करेंगे। मैं उनके, वो मुझे इतना प्यार करते हैं कि जो मैं उनको बोलूँगा, उनको समझाऊँगा तो वो समझ जाएंगे, ठीक है, और वो इसके लिए वो यही चाहेंगे कि मेरे बच्चे खुश रहें, ठीक है। इस तरह का आंसर आप दीजिएगा, उसके बाद वो क्वेश्चन आगे ज़बरदस्ती नहीं पूछेंगे। जब आप ये बोल दीजिएगा ना कि मेरे मम्मी पापा बचपन जो है मुझसे बहुत प्यार करते हैं, और पेरेंट्स हमेशा यही चाहते हैं कि बच्चे की खुशी जिसमें है वो मान लो बचपन से वो यही करते आए हैं, तो इस वजह से मेरी खुशी में ही उनकी अपनी खुशी है। इस तरह से बोल करके आप निकल जाइए। कोई अगेंस्ट जाने का, ना मम्मी पापा के आप अगेंस्ट गए और ना अपनी जो महिला मित्र है उसके अगेंस्ट गए, आपका आंसर परफेक्ट वहाँ पर हो गया, खत्म। एक दो चीज़ वॉइस के बारे में तो सर बोले ही, बता ही दिए। थोड़ा सा हैंड मूवमेंट हो रहा था, उस पर कंट्रोल कर लीजिएगा। ऐसे टेबल इस तरह का रहेगा कि आपका हैंड छुप जाएगा, लेकिन जो अप आ जाएगा तो फिर थोड़ा सा निगेटिव जा सकता है। और डायरेक्ट ये बोल देना कि विवाह दो लोगों का यूनियन, जो उस समय आप बोले सर कॉन्सेप्ट जो, तो किस टाइप के दो लोगों का यूनियन? दो लोग तो इंडिया में अभी तक शायद नहीं हुआ है। दो लोग पुरुष भी हो सकते हैं, दो लोग महिला भी हो सकती हैं। तो उस आंसर को आप सोशियोलॉजी के अनुसार उसको थोड़ा सा, और विवाह के बारे में, विवाह 6 नहीं 8 टाइप्स हैं, ठीक है। तो आप उसको, और ब्रह्म विवाह में गहना नहीं, दान दक्षिणा शायद दिया जाता है, गहना का सिस्टम अलग है। उसको थोड़ा पढ़ लीजिए, उसको थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। ये नॉर्मल क्वेश्चन है सोशियोलॉजी का, विवाह कितने प्रकार के होते हैं, पुरुषार्थ क्या है, या फिर जो भी जो रिलेटेड क्वेश्चंस जो होता है। तो इस पे आपका जो, या तो नहीं जान रहे हैं, सीधे सॉरी सर बोल करके आप शांत हो जाइए। आपको उसमें कोई नेगेटिव नहीं होना है, हो जाएगा अगर आंसर आप नहीं दे पा रहे हैं तो। लेकिन गलत आंसर देने का कोशिश नहीं कीजिए, उससे बचिएगा, ठीक। और बाकी सर आप कुछ देखिए, आप अच्छा बोल रहे थे, इसमें कोई शक नहीं है। थोड़ा पोलाइट हो जाइए,
ठीक है ना। और जो करेंट अफेयर्स है उसको आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। जैसे मणिपुर पर हमने सवाल किया, सर ने भी सवाल किया, हमास पर मैंने सवाल किया, तो उस पर आप बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं थे, ठीक है ना। तो उसमें एकदम स्पष्ट क्लियर रहना चाहिए कि हाँ एग्जैक्ट यही प्रॉब्लम है और ये चल रहा है, क्योंकि ये बिगेस्ट इशूज़ हैं, ठीक है ना। तो उस सब पर आपका नॉर्मली ध्यान रहना चाहिए। जैसे मैंने 7 निश्चय बोला, तो आप नहीं जानते तो ना बोल देते ना। ये टफ क्वेश्चन है 7 निश्चय, पार्ट 1 और पार्ट 2 में दोनों में बहुत अंतर है, ठीक है ना। उसको बढ़ाया गया, अगर आप नहीं जान रहे तो नहीं करते, और नहीं तो अगर जान रहे तो एक लाइन से 7 गिना देते, फिर पार्ट 2 का एक लाइन से 7 गिना देते जी, ठीक है ना। क्योंकि 14 पॉइंट याद रखना है, अगर 14 में से आपको सिर्फ 4 ही याद है तो उसमें नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। अगर 14 याद है तो 14 ठीक है, नहीं याद है तो एकदम पीछे हट जाइए, नहीं तो फिर वो 7 निश्चय के अंदर भी चल जाएगा। आर्थिक युवाओं का बल, उस पर ही क्वेश्चन पूछ देगा कि उसमें कौन कौन से प्रावधान है, तो फिर तो और फंस जाइएगा जी, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें हैं, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। और थोड़ा आपको कुछ नहीं करेंट अफेयर्स पढ़ना है। और सोशियोलॉजी में जो सर ने पूछा, जब मैंने फर्स्ट क्वेश्चन पूछा इमरान खान के बारे में, तो अगर आप उसको नहीं बता सके तो इट्स अ बैड, बहुत बुरा इमेज जाएगा, ठीक है ना। तो उसको थोड़ा सा देख लीजिए, थिंकर देख लीजिए, थिंकर एकदम देख लीजिए, थिंकर देख लीजिए, कुछ बेसिक टर्म जो है सोशियोलॉजी का उसको देख लीजिए, उसका मीनिंग क्या है। खासकर मैंने सोसाइटल टेंडेंसी पे क्वेश्चन पूछा। मैंने क्या क्वेश्चन पूछा था आपसे कि जो आदिवासी समाज है, चाहे निम्न वर्गीय समाज है, उसमें सोसाइटल टेंडेंसी नहीं है, ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग में उच्च वर्ग में है। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि क्यों, तो वो आपको बताना था कि प्रतिस्पर्धी जब व्यक्ति अपने आप को मूल्यवान समझ लेता है और किसी काम के प्रति एग्रेसिव हो जाता है, काम करना चाहता है और नहीं कर पाता है, तो वैसी स्थिति में उसके अंदर सोसाइटल टेंडेंसी आता है जी, ठीक है ना। पढ़े लिखे लोग ज़्यादा अपने आप को मूल्यवान समझ लेते हैं ना। जैसे आपने मान लिया कि हम IAS बनेंगे, नहीं बनते, देखते हैं बच्चा जो 95% नंबर लाता है वो आत्महत्या करता है, 3rd डिवीजन पास करने वाला आत्महत्या नहीं करता है, जबकि बहुत बड़ा अंतर है। वो 3rd डिवीजन से पास करता है वो कहीं नहीं है, क्योंकि वो अपने आप को अधिक मूल्यवान समझ, सोचता है कि हमको 95 आया गलत हो मेरे साथ, हमको 100 आना चाहिए था। तो इस टेंडेंसी को रोकना चाहिए। कैसे कम कर सकते हैं, ओवरकम कैसे कर सकते हैं, तो उसके पीछे कारण क्या है? पेरेंट्स का दबाव, सोसाइटी का दबाव। जैसे आपने एक बार बोल दिया कि हम UPSC निकालेंगे, 2 चांस आपका नहीं हुआ, तो पूरा सोसाइटी आपकी आलोचना करने लगता है, तो आपको लगता है कि हम दुनिया के सबसे खराब इंसान हैं, ठीक है ना। लेकिन है नहीं ऐसा। लेकिन क्या था, ओवर उसको सोसाइटी का एक दबाव होता है ना। जैसे अभी आप इंटरव्यू देने के लिए आ रहे हैं, तो आपको लेकर लोग में है क्यूरियोसिटी, इसका क्या होगा, तो एक दबाव भी तो है, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा बढ़िया से देख लीजिएगा। खासकर सोसाइटी, ऐसे आपको याद था सोसाइटल टेंडेंसी का चीज़ें, वो ठीक था, लेकिन इसको थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है ना, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ऐसे ओवरऑल बहुत अच्छा आपने बोला है, बहुत अच्छे जवाब दे रहे थे, थोड़ा पोलाइट हो जाइए, हम समझते हैं अच्छा रिजल्ट दीजिएगा आप, ठीक है ना। नहीं, हाँ सही बात है, पॉजिटिव एटीट्यूड भी रहा, और बस थोड़ा सा पोलाइट हो जाइए। सबसे नॉलेज सबसे है। ज़्यादा आपको वर्क अगर करना है तो अपने इस पे साउंड के सामने कब है, किस दिन है? 20 समय 5-6 दिन समय चलिए अभी समय है, कुछ नहीं, खाली बस थोड़ा सा पोलाइटनेस ही है, नॉलेज आपके पास है, उसके लिए टेंशन नहीं अति नहीं है, बहुत सारे। सर ग्लास के सामने बैठ के थोड़ा बातचीत कीजिएगा। जो सर बोल रहे हैं 7 निश्चय वाला, चूंकि अब 4th आने वाला है, तो बस 1st, 2nd, 3rd का उसका जो नट सेल में उसका क्या, उसका इशू क्या था, उससे क्या मिला है, और उसको 4th में क्या इम्प्लीमेंट सरकार करने जा रही है, उसको उतना कर लीजिएगा, वो क्लियर हो जाएगा। वो 1st, 2nd का सब कुछ टोटल पूछने नहीं जा रहे, उन लोगों को भी खुद भी नहीं पता होगा 2007 का आप कहाँ याद होगा, ठीक है। तो अभी जो हो रहा है या इसका प्रीवियस जो हो रहा है, और पहले दूसरे का जो उसको नट सेल में कि उससे मिला क्या हमें, और उसका आगे हम इम्प्लीमेंटेशन क्या कर रहे हैं, वो सब नीड है। और बाकी सरकार का तो योजना सब आप लोग मेंस में पढ़ ही चुके होंगे कि कौन सा क्या है नहीं है, उससे कोरिलेट करके बता देना है और क्या। और लेकिन वही है, थोड़ा सा हम्बल और थोड़ा सा पोलाइटनेस ज़रूरी है, वही देखेगा बोर्ड। और बाकी सब बाकी आपका आंसर वगैरह सब पॉजिटिव है, बहुत अच्छा है। आप पॉजिटिव बॉडी पोस्चर वगैरह भी आपका अच्छा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। खाली बस थोड़ा सा हैंड ऑन वाला जो मूवमेंट है उस पर कंट्रोल कर लीजिएगा, ठीक है। और सब अच्छा है, अच्छा, ठीक है, थैंक यू। ठीक।